गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यस इससे पहले का जो वीडियो था दोस्तों, वो दैनिक जागरण का संपादकीय था। और वहाँ पे देखे होंगे किस तरह से जो लेखक था वैक्सीन को ही बहुत ज़्यादा प्राथमिकता न दें, क्योंकि इस तरह अपनी ज़िंदगी आप जिएं, इस तरह सादगी से रहें कि दोबारा इस तरह की कोई महामारी पैंडेमिक हमारे बीच ना आए, जिससे हमारे यहाँ जो समस्याएं भी खड़ी हुई हैं आगे भी ना खड़ी हों। तो इसके लिए तमाम तरह के सुझाव दिए गए थे कि स्वच्छता बनाए रखें, लोगों की भावनाओं की कद्र करें और धन का संचय, मतलब जो आप अभी तक इलीगल एक्टिविटीज़ टाइप काम करते थे, अनैतिक कार्य थे, उन्हें आप बंद करिए और आस पड़ोस पेड़ लगाएं। अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कभी कभार उसके बारे में भी चर्चा करिए कि क्या चीज़ें हैं, कहाँ कमी रह गई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनसत्ता में दोस्तों घरेलू हिंसा का बढ़ता दायरा। और एक चीज़ मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप इस लेख से संबंधित या किसी प्रकार का आपके अंदर विचार चल रहा है, कुछ जानने के आप इच्छुक हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। उसके बाद मैं उसका उत्तर अवश्य देता हूँ। तो और आप लाइक ज़रूर करिएगा, इससे जो है कि सामने वाले का मनोबल बढ़ता है। हम आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे हैं, नहीं भाई हमको पैसे दो, आप एक लाइक किया करिए। और उसका क्या है ना, मुझे फीडबैक मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है। तो चलते हैं आगे। जो घरेलू हिंसा का बढ़ता दायरा, कुछ लोगों का यह मानना, तमाम तरह की जो रिपोर्ट आई हैं, कि जिस तरह से पति पत्नी या अन्य रिलेशंस के लोग घरों में रह रहे हैं इस समय महिलाओं के साथ खासकर, तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिसे आप घरेलू हिंसा कहते हैं, वो बढ़ गया है। तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे और जानेंगे। और इस टॉपिक से संबंधित यदि आपसे कोई भी व्यक्ति डिबेट करता है, आर्गूमेंट करता है, विचार विमर्श करता है, तो अपने पक्ष में ये बातें आप ज़रूर रखिएगा जो आप आज पढ़ेंगे। और बात मानिए, यदि आपका कोई मित्र है, आपको लगता है कि नहीं इन बातों पे वो बात कर सकता है, तो आप उससे ज़रूर बात किया करिए। वीडियो देखने के बाद फ़ोन लगाइए उसको, इस बातों पे बात करिए और अपनी जो पक्ष है, जो आप यहाँ पर जाने हैं, सुने हैं, उस पक्ष को ज़रूर रखिएगा। कहते हैं कि घर वह जगह है जहाँ पहुंचकर व्यक्ति को सर्वाधिक सुरक्षा का एहसास होता है। यदि दोस्तों ऐसा नहीं होता ना, तो आपको एक चीज़ बता दें, जो लोग मुंबई, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद राज्यों के तमाम कोनों में फंसे हुए हैं, वो पैदल अपने घर की तरफ क्यों अग्रसर हो रहे हैं, क्यों निकल जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया का जो सबसे सुरक्षित स्थान है वो मेरा घर ही है, मेरे घर के लोग ही हैं। पर जब बाहर के सारे दरवाजे बंद हो और घर में हिंसा हो रही हो, तो इस कथन पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब जब लोगों को सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने घरों में रहने की बात हो रही हो, तो उस घर की चार दीवारी के भीतर कितनी जिंदगियां घुट रही हैं, पिट रही हैं, अवसादग्रस्त और निराशा के घोर अंधकार में डूब रही हैं, उस पर सोचना वैश्विक कर्तव्य बन जाता है। ठीक, घरेलू हिंसा की जड़ें अत्यंत प्राचीन और गहरी हैं। यह कुछ हद तक एक व्यक्तिगत मनोदशा और बहुत हद तक उस सामाजिक संरचना से जुड़ी होती हैं जिसमें शक्ति का असंतुलन विद्यमान है। शब्दकोशी परिभाषा के मुताबिक शारीरिक शक्ति का अवैध प्रयोग हिंसा है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, यदि आप फिजिकली किसी महिला को या महिला किसी पुरुष को अगर गलत तरीके से मारती है, हरासमेंट करता है या करती है, तो यही चीज़ है डोमेस्टिक वायलेंस। वहीं रॉबर्ट लित्के कहते हैं कि हिंसा एक ऐसा आक्रामक कृत्य है जो दूसरे के शरीर की स्वायत्तता और अस्मिता की सीमा रेखा तोड़ देता है। यह अपनी इच्छा को दूसरे पर थोप कर अपनी शक्ति का एहसास कराना भी है। इसमें भावनात्मक आघात भी शामिल है। यह बात दीगर है कि इस कृत्य को रोकने का प्रयास अपराध और व्यवहार विधियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1993 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घरेलू हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था, जिसमें घरेलू हिंसा को परिभाषित करने और रोकने की बात कही गई थी। इसी क्रम में भारत में 2005 में घरेलू हिंसा रोकने के लिए कानून भी बनाया गया था, पर आज का समय बदल चुका है, रुका हुआ है और इसमें विकल्पों का घोर अभाव है। कहने का मतलब जो कानून बनाया गया था उस समय 2005 में,
उस कानून में तमाम तरह के संशोधन की आवश्यकता है, क्योंकि 2005 और 2020 के बीच का जो गैप है बहुत बड़ा है। तो ऐसी तमाम तरह की चीज़ों को अब ऐड करने की ज़रूरत आ गई है। दरअसल 1980 का दशक वह दशक था जब ज़्यादातर महिलाओं की मृत्यु स्टोव फटने से या डिबरी से मिट्टी का तेल गिरने से हो जाया करती थी। इन घटनाओं के पीछे की साजिश और कारणों की पड़ताल करने के बाद भारत में क्रूरता दहेज हत्या को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क और 304 ख में अपराध भी घोषित किया गया। पर यहाँ भी उल्लेखनीय है कि विवाह हमारे समाज में संस्कार माना गया है। विवाह संस्था को बनाए रखने का हम सबका नैतिक और सामाजिक दायित्व बनाया गया है। ऐसी तमाम तरह की घटनाएं दोस्तों आपने देखा होगा, सुना होगा, या फिर अपने आपके रिलेशन में बहुत पहले ऐसी घटनाएं घटी होंगी कि गैस फट गया, डबरी फट गई, लालटेन फट गया, गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। तो इन घटनाओं के बाद जब कुछ एजेंसियां इस पर काम करना स्टार्ट की, जांच पड़ताल करनी स्टार्ट की, तो उसके बाद पता चला कि ये तकरीबन 95% इसमें झूठ बोला गया है, 5% सत्य पाया गया है। ज़्यादातर जो इस तरह की घटनाएं हुई हैं, जो पति के पक्ष वाले थे वो या तो दहेज उत्पीड़न को लेकर ऐसा किए हैं, या फिर वही है शारीरिक क्षमता का गलत उपयोग करके ऐसा किया गया है, जिसकी वजह से घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को ज़रूरी मदद मुहैया नहीं हो पाती थी। इसलिए एक ऐसे सिविल विधि की आवश्यकता महसूस की गई जिसमें अपराध की शिकार महिला को त्वरित मदद और अन्य सुविधाएं मिल सके। इसलिए घरेलू हिंसा रोकने के लिए 2005 में एक अधिनियम बनाया गया, जिसमें घरेलू हिंसा की परिभाषा को उदार और व्यापक बनाने तथा पीड़िता को अर्थपूर्ण मदद दिलाने की बात पहल की गई। यहाँ घरेलू हिंसा से तात्पर्य था किसी प्रकार का शारीरिक, लैंगिक, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक व्यवहार। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसी महिला से था जो आरोपी के साथ घरेलू संबंधों में है या रह चुकी है, और जो यह आरोप लगाती है कि आरोपी द्वारा किसी प्रकार की घरेलू हिंसा की गई है। घरेलू संबंध का अर्थ दो व्यक्तियों के बीच ऐसा संबंध जो किसी क्षण में सहभागी गृह में एक साथ रहते हैं या रह चुके थे। उल्लेखनीय है कि यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को भी घरेलू हिंसा संरक्षण प्रदान किया गया है। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई में आप देखे होंगे कि लड़के लड़कियां शादी से पहले ही साथ में रहते हैं, उसे लिव इन रिलेशनशिप बोला जाता है। और यदि उनके ऊपर भी किसी प्रकार का वो हरासमेंट कोई करता है, उनको उत्पीड़ित करता है, तो वो भी जाके केस कर सकती हैं फला पुरुष के खिलाफ। वास्तव में दो वयस्क लोगों द्वारा सहमति से यौन संबंध चूँकि कोई अपराध नहीं और प्रेम और सहमति पर आधारित, ऐसे संबंध में भी जब पितृसत्तात्मक संरचना हावी हो जाती है तो वहाँ घरेलू हिंसा के गंभीर मामले सामने आते हैं। इसलिए ऐसी महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने की बात अधिनियम में कही गई है। प्रस्तुत अधिनियम में घरेलू हिंसा की शिकार महिला को संरक्षण आदेश, आर्थिक अनुतोष, निवास आदेश, अभिरक्षा आदेश, प्रतिकर आदेश एवं अंतरिम और एकापक्षीय आदेश प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यह अधिनियम पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का उल्लेख करने के साथ साथ आश्रय गृहों के कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है। ऐसे अनुदेश प्राप्त करने के लिए पीड़ित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या कोई अन्य पीड़ित व्यक्ति की ओर से मजिस्ट्रेट को आवेदन कर एक या अधिक अनुतोष की मांग कर सकता है। याद रखिएगा, किसी महिला के ऊपर या व्यक्ति के ऊपर यदि वायलेंस होता है तो आप फला व्यक्ति जो अधिकारी है उसके समक्ष आप अपनी स्थितियां रख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो आपको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर आपको समझाने का कोशिश नहीं करेंगे, इस तरह की स्थितियां पैदा ना करें। अन्यथा दोनों पक्षों के बीच अगर केस हो गया, एफआईआर हो गया, तो उसके बाद स्थिति और भी बुरी हो जाती है। आप याद रखिएगा, अगर पति पत्नी के बीच आप देखे होंगे, यदि ज़्यादातर आप देखे होंगे पत्नी की तरफ से पहला केस किया जाता है, क्योंकि जो कमज़ोर पक्ष है भाई शारीरिक क्षमता से, वो पहले न्याय का ही सहारा लेगा। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही पत्नी करती है एफआईआर, फिर वो अपने बचाव में पुरुष भी करता है, उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है, वो इतनी भयानक हो जाती है कि कुछ लोगों का कहना है कि 10-12 साल तक केस चलेगा, फिर भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इसीलिए यदि इस घटना से, इस दुविधा से किसी व्यक्ति को इस तरह पीड़ित यदि आप देखें तो समझाने का प्रयास करें कि इसमें ना आपका फ़ायदा ना इनका फ़ायदा है।
यदि आप एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते तो जो आपका 10 साल 5 साल का जो गोल्डन पीरियड है उसको ख़त्म ना करें। आप स्वेच्छा से एक दूसरे से अलग हो जाएं, किसी प्रकार की डिमांड ना रखें, जो हो गया सो हो गया। या फिर उनसे कन्विंस करके कंप्रोमाइज़ करके उनके साथ रहें, अन्यथा दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। पर आज स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आज कोर्ट कचहरी न्यायालय बंद है, थानों की पुलिस कानून व्यवस्था बनाने और स्वास्थ्य आपदा से निपटने और अति आवश्यक कार्यों के संचालन में व्यस्त है। पर इस परिस्थिति का एक क्रूर परिणाम घरेलू हिंसा के मामलों में होने वाले दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है। वास्तव में आज का समाज दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुसार इतना ज़्यादा विभक्त हो चुका है कि इतनी ज़्यादा पर निर्भरता बढ़ चुकी है कि जहाँ एक व्यक्ति की आवश्यकता 10 व्यक्तियों से पूरी होती थी, आज 10 व्यक्तियों की भी आवश्यकता एक व्यक्ति से पूरी कराने की कवायद हो रही है। वास्तव में बच्चे, बूढ़े और दंपति जब एक साथ एक घर में रह रहे हैं तो अनेक फरमाइशें, आवश्यकताओं और दायित्वों का बोझ सिर्फ एक महिला के ऊपर आ गया है। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी अन्य कारणों से परिवार से अलग रह रहे हैं और इस बात से असहमत भी हो सकते हैं कि पर इस समस्या की भयावह गंभीर है और लगातार बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने इस समस्या को समझा और इस पर लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने वैश्विक स्तर पर बढ़ते घटनाक्रम को रोकने के लिए संघर्ष विराम का आह्वान तक कर दिया, क्योंकि यह समस्या कोरोना की तरह ही चीन से यूनान और ब्राज़ील से जर्मनी तक फैलती जा रही है। जहां अमेरिका का कानून घरेलू हिंसा की स्थिति में पक्षकारों को एक दूसरे से अलग करने की बात करता है, वहीं भारत में उसी घर में रहने की बात कही गई है। कानूनी विसंगतियों की विडंबना यह है कि वर्तमान में मदद भी उपलब्ध नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि तालाबंदी के आरंभिक दौर में हेल्पलाइन नंबर पर घरेलू हिंसा संबंधी शिकायतों का प्रतिशत मात्र 20 था, पर अब इनमें नाटकीय ढंग से वृद्धि हो रही है। इसकी पुष्टि आइसलैंड की राजधानी निकोसिया की घरेलू हिंसा निवारण से जुड़ी अनीता ड्राका और भारतीय राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी की थी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जब एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया। राष्ट्रीय महिला जो ये चीज़ दोस्तों जो संगठन होता है ना, यदि महिला के ऊपर किसी प्रकार का उत्पीड़न किया जा रहा है तो वो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वहाँ पर जाके गुहार लगा सकती है। उसके बाद में ये जो राष्ट्रीय महिला जो समिति है उनके बचाव में तमाम महिलाएं जाएंगी, उनकी तरफ से उनको वकील भी हायर किया जाएगा। जो समस्याएं होंगी हर जगह उससे संबंधित प्ली जो होगा उसे सबमिट किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि अब घर से फ़ोन न कर पाने की स्थिति में महिलाएं संदेश भेज रही हैं, पर इस घुटन, हताशा और निराशा को दूर कैसे किया जाए, यह गंभीर प्रश्न बना हुआ, क्योंकि ये आंकड़े तो केवल ऐसी महिलाओं के जो शिकायत करना जानती हैं, मदद मांगना जानती, पर उनका क्या जिनके हाथों में न तो मोबाइल है न ही कोई अन्य संसाधन, जो घर में बैठे अपने बेरोजगार शराबी पति की हिंसा का शिकार होते हुए घुट रही हैं। अब प्रश्न है कि क्या विभिन्न राज्यों द्वारा जारी हेल्पलाइन नंबरों से कुछ मदद मिलेगी या फिर स्त्रियों को स्वयं स्थिति से बचना होगा, या कि फिर राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्र के नाम एक विशेष संदेश देकर यह आग्रह करना होगा कि ऐसे घिनौने अपराध बंद हों, स्त्रियों को मशीन नहीं बल्कि इंसान समझा जाए और इंसानियत के नाते हिंसक गतिविधियों को आत्मानुसात्मक नियंत्रण से रोका जाए। एक चीज़ मैं इसमें जोड़ दूँ, आपको पता है जो सती प्रथा थी, जब पुरुष मर जाता था ज़बरदस्ती ले जाकर स्त्रियों को जला देती था, और ज़्यादातर ये उच्च जातियों में होती थी, ठीक है, गरीबों में नहीं होती थी। न फिर आप कह सकते थे, आप जाकर देख सकते हैं, अगर आप नेशनल मूवमेंट की किताब पढ़े होंगे जो यूपीएससी में पढ़ाई जाती है, तब आपकी आंखें खुलेंगी, हाँ सच्चाई क्या है। और तमाम तरह की जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज में दोस्तों महिलाओं के समक्ष थी, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे हलाला हो, चाहे सती प्रथा रहा हो, चाहे स्त्रियों को द्वितीय दर्जे का समझा जाना, उन्हें कम्प्लीटली एक पुरुष की तरह उनको एजुकेट न करना, ये तमाम तरह की मतलब स्त्रियां कई सौ साल से, हज़ारों साल से चिल्ला रही थी कि हमें भी अपना ही अंग मानो। इस संसार में जानते हैं सबसे पवित्र और सबसे ऊर्जावान क्या चीज़ है? एक प्रकृति है। जो भी आप संसार में कुछ भी देख रहे हैं उसने उसे जन्म दिया है, सबसे महान वो होता है। उसके बाद जो धरती पे जो है ना, जो जेंडर होता है, वो जो फीमेल जेंडर है, ठीक है, जो महिलाएं हैं, चाहे जानवरों में भी हों, जो फीमेल जेंडर है वो सबसे महान है, सबसे ऊर्जावान, सबसे क्षमतावान है। उनकी कद्र करें। नमस्कार, धन्यवाद।